चलिए, तो भारतीय इतिहास में जो है आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है महाजनपद काल, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि भारतीय इतिहास में जो है, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद जो है धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलने लगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुछ नए नए चीजें जो है इन्वेंशन में आ गई हमारे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ क्या, लोहे की खोज हुई। ठीक है, और लोहे की खोज के साथ ही ना बहुत कुछ बदल गया। सन 1000 बीसी, ठीक है, यानी 1000 बीसी के समय जो बदलाव हुआ, और ये सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है, याद रखिएगा, भारत के इतिहास में। ठीक है, इस इतिहास में क्या बदलाव हुआ, तो इसी इतिहास के बाद ध्यान रखिएगा कि जैसे ही वैदिक सभ्यता डेवलप होता है, यानी कि वैदिक जो ऋग्वैदिक काल है, और ऋग्वैदिक काल के बाद जो है उत्तर ऋग्वैदिक काल आता है, तो इसमें लोगों के द्वारा जो है अपने स्तर पर जो भरोसा है, ठीक है, यानी विश्वास है, वो वैदिक सभ्यता से दूर होने लगा था। ठीक है, धीरे धीरे लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। तो इससे दो चीजें हुई। पहले एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कुछ पहले तो आपको सिनारियो बताता हूं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि, इंट्रोडक्शन, महाजनपद काल क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे हम 16 महाजनपद कालों के बारे में। 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे हम इस पे, ठीक है, कि 16 महाजनपद क्या है और इनकी राजधानी या कैपिटल क्या है। इसके बाद देखिएगा हम पढ़ेंगे महाजनपद काल की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये तीन मुख्य बिंदु हैं, याद रखिएगा, महाजनपद काल के। ठीक है, जिसमें हम उसकी पृष्ठभूमि, 16 महाजनपद की राजधानी और उसके बारे में, और उसके अलावा जो है उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, और इन्हीं से जुड़ा हुआ कभी कभार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, तो इस पे क्या है, हमको फोकस रखना होगा कि महाजनपद काल के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं महाजनपद काल का शुरुआत कैसे हुआ, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और यही इसका इंट्रोडक्शन भी है, और यही इसकी समझ भी बताएगा कि महाजनपद काल क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखिएगा, तो महाजनपद काल, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, याद रखिएगा, जिसमें महा, जन और पद है ना। तो समझिए, जब हम बात करें महा, जन और पद की, तो इसका मतलब होता है महान लोग, और पद का मतलब होता है रहने का स्थान। यानी अगर हम लोग इसके इतिहास को थोड़े पुराने समय में चले, तो हमको एक साथ एक बात समझ में आएगा कि वैदिक काल में, यानी वैदिक पीरियड में जो है, याद रखिएगा, हम इससे पहले लोगों के रहने के स्थान को क्या कहते थे, जन कहते थे, और उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे, जनपद कहते थे। ठीक है, तो अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा कि महाजनपद की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो जैसे देखिएगा, जन जब था, इस समय जो कबीलाई जीवन था, जो कबीलाई जीवन था, कबीले में या ग्रुप के तौर पर लोग रहते थे, तो उसमें 10 से 20 लोग रहते थे। ठीक है, इसके बाद जब जनपद आया जनपद आया, तो एक से अधिक जन जो है आपस में जुड़कर, याद रखिएगा, एक जनपद बना। और जनपद का मतलब था कि 20 से लगभग 40 या 50 से लगभग 100 लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जनपद जो है जन से बड़ा हुआ करता था, और इसमें सबसे बड़ी जो संभावना थी, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है विलीकरण। विलीकरण का मतलब होता है एक से अधिक लोगों का ग्रुप जो है आपस में जुड़ गया था, कंबाइन हो गया था। ठीक है, इसलिए इसको कंबाइन का भी एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, याद रखिएगा, जनपद को, जिसमें जन, उसके बाद फिर आता है जनपद। अब स्थिति ये होती है, याद रखिएगा, जहां पर लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज से क्या हुआ, चार बातें समझिएगा। लोहे की खोज के कारण, ठीक है, तो आयरन का इन्वेंशन जब हुआ, याद रखिएगा, तो जैसे ही ये घटना घटती है, उसके बाद बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे पहला, क्षत्रियों की शक्ति बढ़ी। दूसरा, कृषि में हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, ठीक है, उत्पादन बढ़ा। तीसरा, व्यापार, ठीक है, और वाणिज्य बढ़ा, यानी मार्केटिंग लेवल बढ़ गया। ठीक है, कृषि अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो ये भी बढ़ेगा।
और चौथा याद रखिएगा विलयीकरण। ये विलयीकरण क्या होता है ध्यान रखिएगा, यानी अधिक से अधिक युद्ध होने लगे, ठीक है, संघर्ष होने लगे, और इसमें स्ट्रगल में हमेशा याद रखिएगा कि एक जनपद दूसरे जनपद के ऊपर हावी होता था और एक महाजनपद का निर्माण होता था, ठीक है। तो इस तरीके से महाजनपद का निर्माण हुआ याद रखिएगा इन घटनाओं के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये घटना क्या थे, फिर से दोहराते हैं, देखिएगा कि महाजनपद जो है इसके आधार पर सबसे पहले याद रखिएगा कि महाजन और पद से महान लोगों के रहने के स्थान को महाजनपद कहा गया, ठीक है। अब इस महाजनपद के बारे में आपको चार बातें समझना है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो याद रखिएगा वैदिक काल में जहां लोग कबीला में रहते थे उसे जन कहा जाता था, और उत्तर वैदिक काल में जो है इसी को क्या कहा गया है, जनपद कहा गया, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ये जो पोस्ट वैदिक पीरियड है याद रखिएगा, ठीक है, उसमें जो है लोगों का जो रहने का जगह था वो जनपद कहलाया। क्यों जनपद कहलाया, तो ध्यान रखिएगा जन आपस में मिलकर, ठीक है, ये जन जो है, अब इस समय जो है जन आपस में जब मिलते थे याद रखिएगा या तो युद्ध के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ये आपस में मिल जाते थे, ठीक है। अब होता क्या था, जनपद जैसे एक जन है मान लीजिए, देखिए अब जैसे मान लीजिए एक जन है और ये दूसरा जन है, ए और बी, है ना। तो ये जो जन है याद रखिएगा इनमें अधिकांश युद्ध क्यों होता था, गायों के लिए, ठीक है। तो गाय के लिए जब युद्ध होता था याद रखिएगा, तो ऐसे में ये जन जो है या तो इसको हरा देगा, तो इसको हरा देगा तो इसका क्षेत्र और प्लस इसके जो लोग हैं वो एक जन बन जाएंगे और नाम पड़ जाएगा सी, ठीक है। कोई नया जनपद आ गया, तो ये जो जन थे आपस में मिलकर क्या होते थे, जनपद बन जाते थे, ठीक है, युद्ध के कारण या किसी अन्य कारणों से, ठीक है। तो इस प्रकार से जनपद का निर्माण हुआ। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होती है याद रखिएगा क्षत्रियों की शक्ति बढ़ती है, वैसे ही युद्ध का प्रचार भी और ज्यादा हो जाता है, यानी युद्ध वॉर भी सबसे तेजी से बढ़ने लगते हैं याद रखिएगा, जिससे अब जनपद जनपद आपस में लड़ने लगते हैं और उसका क्या बन जाता है, महाजनपद बन जाता है। इस तरीके से महाजनपद की उत्पत्ति हुई थी याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना है कि लोहे की खोज का कारण और महाजनपद के उत्पत्ति का कारण, यानी अगर हम इसके ओरिजिन की वैल्यू समझे कि महाजनपद का ओरिजिन क्यों हुआ है, तो इसका कारण था लोहे की उत्पत्ति, लोहे का खोज, ठीक है, मेन था लोहे का खोज हुआ। यानी पहली बार जो है भारत के क्षेत्र में कहां पर, तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज जो हुई है विशेष तौर पर जो है पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर, याद रखिएगा यहां पर विशेष तौर पर जो है लोहे का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो लोहे के प्रयोग के साथ ही याद रखिएगा महाजनपद की शुरुआत होती है सबसे मुख्य रूप से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछता है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत कब मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 6वीं शताब्दी, ठीक है, यानी 6वीं शताब्दी के आसपास जो है ये समय है 6 BC का समय है याद रखिएगा, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है याद रखिएगा, इसी समय जो है सबसे ज्यादा जो है महाजनपद की शुरुआत मानी जाती है। और ये महाजनपद कैसे बना है, जन जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बना है, ठीक है। अब इसके बारे में तीन बातें और ध्यान रखिएगा कि लोहे की खोज के साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो लोहे का प्रयोग है सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, तो पश्चिमी बिहार और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा लोहे का प्रयोग हुआ। और लोहे के प्रयोग के साथ याद रखिएगा क्षत्रियों की शक्ति का विस्तार हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ा या कृषि में उत्पादन बढ़ा, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर में जो है प्रोडक्शन काफी बड़े मात्रा में होने लगा, हथियार बने, ठीक है, टूल्स बने, उपकरण बने, इक्विपमेंट बने, याद रखिएगा। और व्यापार और वाणिज्य में जो है एग्रीकल्चर का सपोर्ट मिला, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि जनपद जो है आपस में विलयीकरण हुए, आपस में कंबाइन हुए, और इससे जन्म होता किसका, महाजनपद का, याद रखिएगा। तो इस तरीके से महाजनपद की शुरुआत हुई याद रखिएगा। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में उसके ऐतिहासिक पहलुओं में सबसे एंशिएंट, ठीक है, नगरीय की शुरुआत, या फिर जिसे हम कहते हैं नगर, अर्बन क्षेत्र, ठीक है, तो अर्बन एरिया की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इस समय 6वीं शताब्दी के, ठीक है, 6 BC के समय जो है सबसे पहली बार भारत में नगरीय विस्तार प्रारंभ हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता को हटा दे तब जाकर इसको नगरी कहेंगे, ठीक है, वरना अगर सबसे पहला नगरी शुरुआत कहेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली शुरुआत है। लेकिन स्थापित के तौर पर कि हमने नगर की स्थापना की और आज भी वर्तमान स्थिति में यह हमारी शुरुआत है, तो वो है आपका 6 BC के समय जो है पहली बार हमारा आपका महाजनपद काल में नगरीय व्यवस्था की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो अर्बन एरिया की जो शुरुआत हुई याद रखिएगा, अर्बन
एरिया जो था हमारा सबसे ज्यादा जो डेवलप हुआ था वो 6 बीसी के समय हुआ था। और इसका कारण 3 है, याद रखिएगा। पहला कारण है कि लोहे का खोज हो जाना, और लोहे के खोज के बाद जो है क्षत्रियों की शक्ति में वृद्धि हुआ, ठीक है। और उसके साथ ही जो है कृषि का उत्पादन, व्यापार वाणिज्य और विलयीकरण जो है इसके मुख्य कारण थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें हमको 2 साक्ष्य याद रखने हैं। पहला साक्ष्य महाजनपद काल के साक्ष्य याद रखिएगा, एविडेंस, ये एविडेंस है, याद रखिएगा। पहला है आपका अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध साहित्य है ये, ठीक है, बौद्ध धर्म का साहित्य, याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। और दूसरा याद रखिएगा भगवती सूत्र, और ये क्या है, जैन साहित्य, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य याद रखिएगा और जैन साहित्य याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाजनपद काल में जो महाजनपद की संख्या है, ठीक है, इसके साक्ष्य कहां मिले हैं, तो याद रखिएगा साक्ष्य कहां मिले हैं, उत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। और इन दोनों में जो है याद रखिएगा महाजनपद काल के संबंध में संख्या बताई गई है कि भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारत के 16 महाजनपदों को आपको याद रखना है कि भारत में जो है 16 महाजनपद थे, और इसी 16 महाजनपदों की संख्याओं के साथ आपको चीजों को याद करना है कि कहां कहां पर कौन कौन से 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा कि इन महाजनपदों को समझने के लिए पहले आप ये समझेंगे कि नगरीय विस्तार हो रहा था, यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, अर्बन एरिया डेवलप हो रहा था, ठीक है। कारण था कि कृषि या एग्रीकल्चर में हम डेवलप हो रहे थे, वाणिज्य या फिर मार्केटिंग में हम बहुत अच्छा हो रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि नगर का व्यवस्था हो रहा था, और लोग जो है वैदिक धर्म को छोड़कर कहां जा रहे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जा रहे थे। जिसके कारण क्या है, लोगों का जो प्रांत, जो एक भारत के संबंध में एक वैदिक जो आचार विचार था वो खत्म हो रहा था। लोग जो है आपस में प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय का मतलब होता है रीजनल, तो रीजनल प्रकार के जो हमारा जो एक लगाव था वो रीजनल होने लगा था। हम अपने क्षेत्र के प्रति जो है कर्तव्यनिष्ठ हो रहे थे और पूरे भारत के प्रति जीरो हो रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि 16 महाजनपद कहां कहां पर है, ये देखिएगा 16 महाजनपद को पढ़ने से पहले एक पॉइंट और पढ़ेंगे हम लोग कि महाजनपदों के आधार पर याद रखिएगा कि ये जो महाजनपद थे इसमें 2 प्रकार के शासक हुआ करते थे, यानी यहां पर जो शासक होगा वो 2 प्रकार का हो सकता है ना। तो एक याद रखिएगा जिसे कहते हैं हम लोग मोनार्की सिस्टम, यानी राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम, है ना। और एक हो आपका डेमोक्रेटिक, जिसे कहते हैं हम लोग गणतंत्र, ठीक है। तो देखिएगा राजतंत्र और गणतंत्र के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहली बार, ठीक है, या अगर आपसे पूछा जाए कि ये गणतंत्र और राजतंत्र क्या है, पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि राजतंत्र व्यवस्था वह व्यवस्था होता है, वह व्यवस्था जिसमें राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, और चाहे वो योग्य हो ना हो, यानी कैपेबल हो या ना हो तब भी वो बेटा राजा बनेगा, ठीक है। इस तरीके की व्यवस्था होती थी। लेकिन गणतंत्र में क्या होता था, तो याद रखिएगा इसमें यह वह प्रकार का व्यवस्था था जिसमें एक से अधिक शहर नगर आपस में मिलकर, ठीक है, चुनाव कराते थे, और चुनाव के बाद जो है जो प्रमुख होता था वो सभी मिलकर चलाते थे, याद रखिएगा। यानी कि एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, ऐसा समूह जो क्षेत्र में शासन करता था, ठीक है। तो क्षेत्र में मतलब एक ऐसा ग्रुप डेवलप होता था, याद रखिएगा इसमें, जैसे कि हम कभी कभी ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में जो है हमें याद रखिएगा कि 2 ऐसे ग्रुप थे जिनका निर्माण हुआ था, यानी ग्रुप के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। और राजतंत्र व्यवस्था में याद रखिएगा अधिकांश क्षेत्र कैसा था, राजतंत्र व्यवस्था में के साथ था, ठीक है। टोटल 16 महाजनपद थे, तो ध्यान रखिएगा जिसमें से 14 महाजनपद आपका राजतंत्र व्यवस्था के अनुसार चलता था, ठीक है, और 2 महाजनपद गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत चलता था, ध्यान रखिएगा। ये कथन और कारक में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कथन कारक में आपको ध्यान देना है कि 16 महाजनपदों में
दो प्रकार के शासक हुआ करते थे, शासक हुआ करता था, ठीक है। तो शासक यानी व्यवस्था जो है उसमें राजतंत्र व्यवस्था और गणतंत्र व्यवस्था हुआ करता था। राजतंत्र व्यवस्था वह व्यवस्था होता था जिसमें बेटा, राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वो कैपेबल हो चाहे ना हो, ठीक है। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ऐसा होता था, याद रखिएगा, ठीक है। मोनार्की सिस्टम है ये, ठीक है। और वही अगर हम लोग गणतंत्र व्यवस्था की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो इसमें एक पूरा समूह होता, कैबिनेट होता था। यानी समूह जो होता था, जैसे कि अगर आज भी देखें हम लोग तो प्रधानमंत्री का एक पूरा कैबिनेट मंत्री होते हैं, है ना। तो उनको हम चुनकर खड़ा करते हैं और देन वो शासन करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है उस क्षेत्र का प्रशासन संभालने के लिए जो है, याद रखिएगा, एक संघ या एक ग्रुप का निर्माण होता था, कैबिनेट का निर्माण होता था, और वो जो है पूरे क्षेत्र में शासन करता था। ऐसे दो क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, महाजनपद में ऐसे दो गणतंत्र वाले व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, राजतंत्र होते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो दो हैं इनके बारे में याद रखिएगा कौन कौन से दो हैं, और वो जो 14 हैं उनके बारे में याद रखिएगा ये कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, दो की बात करेंगे तो दो है उदाहरण में, एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक है आपका वज्जी, वज्जी महाजनपद, और दूसरा याद रखिएगा मल। वज्जी और मल जो है याद रखिएगा आपके गणतंत्र व्यवस्था वाले हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहां पर जो है गणतंत्र व्यवस्था कैसा था, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है एक पूरा ग्रुप होता था जो शासन करता था, और यहां पर केवल एक अध्यक्ष होता था जिसको हम राजा कहते थे, और ये शासन करता था, ठीक है। दोनों क्लियर है। और बाकी हम 16 महाजनपद देखेंगे इसके बाद, देखिएगा 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसको याद करने की कोशिश भी करनी है कि 16 महाजनपद कहां कहां पर हैं, ठीक है। तो देखिएगा 16 महाजनपदों में ये 16 महाजनपद हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 16 महाजनपदों में सबसे पहले नाम याद कर लीजिए। एक है आपका कंबोज, गंधार, कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, कौशल, वज्जी, मल, अंग, मगध, काशी, चेदी, वत्स, मत्स्य, सूरसेन और अवंती और अस्मक, ठीक है। ये 16 महाजनपद है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में कुछ इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और खासकर बता दूं मैं आपको कि अगर आप टीचर की तैयारी करते हैं या शिक्षक से जुड़े हुए टॉपिक में आते हैं तो यहां से टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। मतलब व्यापम की जगह पर ना ये सबसे ज्यादा फोकस करता है इन सब चीजों पर, ठीक है, फैक्ट लाइन पर। तो देखिएगा 16 महाजनपदों में आपको ध्यान रखना है, ये जो 16 महाजनपद है उसमें ये आपका मल है और ये आपका वज्जी है, ठीक है। ये दो जो है गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत चलते थे, ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ध्यान रखिएगा 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका मगध। क्योंकि आने वाले समय में मगध क्या करता है आपको इसकी कहानी में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर याद रखिएगा 16 महाजनपदों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला नाम है आपका कंबोज, दूसरा है गंधार, ठीक है। आपने सुना होगा कि महाभारत काल में जो है, ठीक है, धृतराष्ट्र की पत्नी कहां से थी, गंधारी, यही गंधार से थी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है गंधार के बाद आप याद रखेंगे कुरु। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत का लड़ाई कहां हुआ था, कुरुक्षेत्र में, यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही याद आ जाएगा आपको। उसके बाद देखिएगा पांचाल, जिसके लिए लड़ाई हुआ था, पांचाल, ठीक है, द्रौपदी, याद रखिएगा, है ना, तो वो वहीं से थी। इसके बाद देखिएगा पांचाल के बाद कौशल, कौशल के बाद आपका वज्जी, मल, अंग, मगध, उसके बाद आपका काशी, 11वें नंबर पे आता है वत्स, 12वें नंबर पे है आपका चेदी। इनके सभी के राजधानी आपको याद रखनी है और इनके फैक्ट को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 13 नंबर पर आते हैं आपके सूरसेन, और उसके बाद आता है आपका 14वें नंबर पर आता है आपका अवंती, और 15वें नंबर पर आता है आपका अस्मक। अस्मक को लास्ट में लिखते हैं क्योंकि वो
अलग है आपका, और एक आपका मत्स्य, और एक याद रखिएगा अस्मक को, क्योंकि एकमात्र जो है अस्मक का नाम इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि अस्मक एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत का है, ठीक है, बाकी सभी उत्तर भारत में है, याद रखिएगा, ठीक है। अधिकांशतः महाजनपद कहां पर है, तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है, याद रखिएगा, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में अधिकांशतः महाजनपद है, और सबसे नीचे जो महाजनपद है वो याद रखिएगा अस्मक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का विस्तार कौन सा महाजनपद है ये, ठीक है, तो अस्मक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा पूछा जाता है कि भारत के बाहर, ठीक है, भारत क्षेत्र के या सीमा के बाहर या बाउंड्री के पार कौन से दो महाजनपद का जन्म हुआ था, तो गंधार और कंबोज का, याद रखिएगा ये दो हैं जो भारत से बाहर है, एक है जो दक्षिण भारत में। तीन अपने आप याद हो गए, ठीक है, तीन याद हो गए, तो तीन याद रख लीजिए पहले, तो भारत के बाहर दो है, कंबोज और गंधार, ठीक है। ये आपका अफगानिस्तान, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपद का विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका जो विस्तार है याद रखिएगा, अफगानिस्तान से लेकर, ठीक है, आपका ईरान का कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से लेकर आपका बिहार, ठीक है, बिहार तक का, और उसके बाद जो है आपका दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लिखेंगे गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र पर तक जो है, जो अस्मक है, याद रखिए गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये विस्तार भी याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक इसका विस्तार था महाजनपद काल में, यह क्षेत्र विस्तार था, और 16 महाजनपद टोटल डेवलप हुए थे, और ये नगर के तौर पर डेवलप हो रहे थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल था आपका मगध, ठीक है, अवंती, अंग, ठीक है, ये सभी जो है ना सबसे ज्यादा डेवलप थे। बाद में मगध ने सबको हराकर जो है अपना क्षेत्र विस्तार किया था, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर याद रखिएगा कि इस पूरे 16 महाजनपदों में दो प्रकार की व्यवस्था थी, एक राजतंत्र व्यवस्था और एक दूसरी थी गणतंत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कि दो ऐसे समूह कौन से जो गणतंत्र व्यवस्था के तौर पर डेवलप हुए थे, तो याद रखिएगा वज्जी और मल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे वज्जी और मल की जो बात की जाती है, याद रखिएगा, या कई बार ऐसा पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र नगर कौन सा है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये नोट करके आप अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र नगर, और ये है आपका लिच्छवी, ठीक है, याद रखिएगा लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र नगर है, याद रखिएगा लिच्छवी, ठीक है। तो वज्जी जो है इसको वैशाली कहा जाता है, वज्जी जो है, जो अगर नाम कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा ये वैशाली है, ठीक है, वैशाली कहा जाता है। तो वैशाली का लिच्छवी, ये वैशाली का लिच्छवी है, याद रखिएगा, और ये विश्व का पहला गणतंत्र एरिया है, यानी कि यहाँ पर पहली बार जो है समूह में लोग या संघ में लोग या ग्रुप में लोग क्या करते थे, शासन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशासन का जो सिस्टम था वो समूह में था, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है, ठीक है। और बाकी सभी जगह में क्या था, एक राजा हुआ करता था और प्रजा चलती थी, तो राजा के कारण एक अध्यक्ष था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट के होने के कारण जो है प्रेसिडेंट लेवल पर जो काम होता था, याद रखिएगा राजा या किंग के अकॉर्डिंग जो काम होता था, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग राजतंत्र व्यवस्था, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिएगा कौन सा क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको 16 महाजनपदों के नाम याद कर लेने हैं, तो सबसे पहले फोकस कीजिएगा 16 महाजनपदों का नाम आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी जगहों पर, ठीक है। तो देखिएगा 16 महाजनपदों को याद करने के लिए सबसे पहला चाहिए हमको कि पहले हमें इनके बारे में समझना होगा, ठीक है। तो देखिएगा हमको तीन चार तो ऐसे ही याद हो जाएगा, देखिए कैसे याद हो जाएगा। तो तीन तो पहले से मैंने बता दिया आपको, दक्षिण भारत के लिए जो है गोदावरी तट पर बसा हुआ एक आपका महाजनपद अस्मक है, ठीक है। दो महाजनपद जो है आपके अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, यानी कंबोज और गंधार, ठीक है, तीन हो गए आपके, है ना। इसके बाद बाकी को देखेंगे तो हम लोग देखिएगा यहाँ पर कुरु, ठीक है, तो हरियाणा के आसपास का क्षेत्र जो है आपका ये कुरुक्षेत्र वाला हरियाणा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुरु हो गया, फिर पंचाल हो गया, कौशल हो गया, वज्जी, ठीक है, मल, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन, अवंती और मत्स्य। अब इसकी राजधानी में थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर रहा हूं, देखिएगा कैपिटल कौन कौन से है, इनकी राजधानी कौन कौन से है।
ठीक है। तो सभी की राजधानी भी आपको याद रखना है, किसकी राजधानी कहां पर है ये आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आता है आपका कंबोज की राजधानी, तो ये है आपका हाटक या राजपुर। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। वही गांधार की राजधानी क्या है आपका, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा कुरु की जो राजधानी है वो है आपका इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी है। और पंचाल की राजधानी है आपकी अछित्र। अछित्र, ठीक है, पंचाल अछित्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो पंचाल के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। महाभारत काल में सबसे ज्यादा जो चर्चित क्षेत्र था पंचाल था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौशल, ठीक है। तो कौशल जो क्षेत्र है याद रखिएगा, क्योंकि कौशल का जो कई बार आपने नाम भी सुना है, छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग भी से जुड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो श्रावस्ती जो है इसकी राजधानी याद रखिएगा, श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती इसकी राजधानी है, ठीक है। श्रावस्ती भी है, साकेत भी है, याद रखिएगा। वर्तमान में कहां पर है, तो ये फैजाबाद क्षेत्र में, यूपी का फैजाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वज्जी, ठीक है। तो वज्जी जो है इसे कहा जाता है तिरहुत क्षेत्र। ये जो तिरहुत है, वज्जी है, वैशाली क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा, इसका जो लिच्छवी है वो पहला गणतंत्र है, ठीक है। 8 जनपदों को मिलाकर जो है आपका वज्जी बना था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 8 जनपदों को मिलाकर आपका वज्जी बना था, ये वैशाली बना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए कितने जनपद मिले थे। इसके बाद आता है आपका मल क्षेत्र। मल क्षेत्र जो है ये आपका कुशीनगर। तो आपको जानकारी होगा कि गौतम बुद्ध को जहां महापरिनिर्वाण हुआ था उनका, ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जो है कुशीनगर में ही क्या हुआ था, ठीक है, मृत्यु हुई थी, निर्माण प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, कुशीनगर क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा जो है अभी वर्तमान में देवरिया क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अंग, ठीक है। तो अंग का जो क्षेत्र याद रखिएगा, ये बिहार का जो अंग है, एक्चुअल में भागलपुर अभी जो है इसको भागलपुर कहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है, याद रखिएगा, चंपा। चंपा इसकी राजधानी थी, चंपा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका मगध। मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसकी राजधानी आपको याद हो जाएगी, राजगिरी है, ठीक है, राजगिरी है। और उसके बाद देखिएगा काशी। तो काशी की राजधानी है आपकी वाराणसी। वाराणसी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वत्स, और वत्स की राजधानी याद रखिएगा, कौशाम्बी। प्रयाग, है ना, तो प्रयाग क्षेत्र है, याद रखिएगा, आपका कौशाम्बी क्षेत्र प्रयाग है। इसके बाद आता है आपका चेदी। तो चेदी तो आपके जस्ट बगल में ही, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बगल में, इसे इसकी राजधानी ही याद रखिएगा, सुक्तिमती। सुक्तिमती, ठीक है। इसके बाद आपका सूरसेन। तो सूरसेन जो मुख्य तौर पर याद रखिएगा, यह है आपका मथुरा का क्षेत्र, सूरसेन मथुरा, ठीक है। अवंती जो है आपका उज्जैन का क्षेत्र है, अवंती का क्षेत्र उज्जैन, ठीक है। तो उज्जैन बहुत फेमस था, याद रखिएगा। अवंती और वत्स का जो है ना काफी लंबा एक घटना है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि वत्स क्या था। इसके बाद देखिए next है आपका जयपुर क्षेत्र। और मत्स्य का जो ये जगह है, याद रखिएगा, जैसे इसे कहा जाता है विराटनगर। जयपुर क्षेत्र वर्तमान में कहां पर है ये, जयपुर, ठीक है, राजस्थान जयपुर क्षेत्र में, ठीक है। अस्मक के लिए याद रखिएगा, ये जो है आपका
प्रतिष्ठान क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये अस्मक जो है ना, आंध्र प्रदेश वाला रूट है, याद रखिएगा, मतलब क्षेत्र है। इसे पोतन भी कहते हैं, पोतन। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखना है, राजधानी के तौर पर याद रखना है और सभी महाजनपदों का नाम याद रखना है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों के क्रम पर इनको याद कर लीजिएगा। ये 16 महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा फिर से एक बार दोहराते हैं, तो याद रखिएगा आपका कंबोज का क्षेत्र याद रखिए, कंबोज जो है आपका कहां पर है, अफगानिस्तान क्षेत्र में, और गंधार अफगानिस्तान क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो गंधार और कंबोज जो है भारत के बाहर है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का एकमात्र अस्मक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, प्रतिष्ठान वाला क्षेत्र, याद रखिएगा, अस्मक हो गया। ठीक है, इसके बाद बच गए 13 में, याद रखिएगा, आपको याद रखना है इसमें। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार आप देखेंगे तो हरियाणा का क्षेत्र, ठीक है, पांचाल जो क्षेत्र याद रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी वाला जो हिस्सा, उत्तराखंड वाला हिस्सा, ठीक है, कोसल क्षेत्र उत्तर प्रदेश वाला, वज्जी और मल जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये अंग का क्षेत्र हो गया, याद रखिएगा, और अंग जो है ये आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। ठीक है, यानी बिहार का, बिहार और झारखंड वाला जो क्षेत्र याद रखिएगा, अंग वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, अभी चूंकि ये भागलपुर वाला क्षेत्र है तो बिहार में आता है। ठीक है, मगध बिहार का हिस्सा, काशी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, चेदी मध्य प्रदेश का हिस्सा, और मध्य प्रदेश के उत्तर में आपका वत्स आ गया, अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश, मत्स्य आपका राजस्थान। ठीक है, और सूरसेन जो है याद रखिएगा मथुरा का क्षेत्र, तो यूपी का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे नाम हैं जो सभी के सभी आपका अगर वर्तमान नाम के साथ जोड़ेंगे तो ये सभी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है कहा जाता है कि महाजनपद का विस्तार सबसे ज्यादा कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तार माना जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिएगा कि 16 महाजनपदों में कुछ विशेषताएं मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। इनकी विशेषताएं देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी विशेषताएं इन महाजनपदों में थी। ठीक है, तो देखिएगा विशेषताओं के तौर पर जो है आपको 4 बातें याद रखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला सभी 16 महाजनपदों में कुछ ऐसी विशेषताएं हम देखेंगे जिसमें यहां पर कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो हमेशा राजतंत्र और गणतंत्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दो का नाम तो याद रखिएगा, एक वैशाली या वज्जी और दूसरा मल। ठीक है, ये दो गणतंत्र व्यवस्था थे महाजनपदों में। ठीक है, जिसमें सबसे पहला गणतंत्र था लिच्छवी, याद रखिएगा, इसको विश्व का सबसे पहला गणतंत्र नगर कहते हैं। ठीक है, जहां पर लोग 8 लोग मिलकर शासन करते थे। ठीक है, चलिए वज्जी के अंदर ही है। ठीक है, देखिए ये जो वज्जी है ना, इसके अंदर जो है 8 लोग जनपद थे, 8 जनपद, उसी में से एक लिच्छवी था, जो इसके अंदर एक मात्र जो जनपद था वो लिच्छवी था, और उसको सबसे पहली बार बनाया गया था कि गणतंत्र सिस्टम। ठीक है, तो ये जो गणतंत्र सिस्टम था ये पहली बार डेवलप हुआ था भारत में, और इसको पहला गणतंत्र सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला गणतंत्र सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो है ना, इसमें अगर आपको कुछ और विशेष तौर पर जानना है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर इसमें उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इस पेज को भी देख सकते हैं, यहां पर भी आपको सेम चीजें नजर आएंगी, देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा कौन सी नदी के पास कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं पॉइंट कर दे रहा हूं, मगध, अंग, वज्जी, ठीक है, इसके बाद मल, वत्स, सूरसेन, कुरु, पंचाल, ठीक है, मत्स्य, अवंती, अस्मक, और उसके बाद यहां पर है गंधार और कंबोज। ठीक है, उसके बाद काशी, ठीक है, कौशल। तो देखिए कुरु जो है ना ये इंद्रप्रस्थ वाला हिस्सा हो गया, पंचाल इसी पास है आपका हस्तिनापुर, है ना, कौशल, मल, अयोध्या, ये अयोध्या का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है इस क्षेत्र में जाएंगे आप तो अंग हो गया, वज्जी हो गया, मगध हो गया, और इसका राजधानी जो है आपका राजगिरी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, और वही चेदी को देखेंगे तो ये विदिशा का क्षेत्र हो गया, चेदी विदिशा का क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा ये मत्स्य जयपुर वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, विराटनगर वाला, वर्तमान में विराटनगर वाला जयपुर का क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से 16 महाजनपदों को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से 16 महाजनपद हैं और कहां कहां पर हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिएगा कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे हम लोग। देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे वज्जी से ही। वज्जी महाजनपद, ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा कि वज्जी महाजनपद जो है ना, मैं कुछ ही महाजनपदों के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर डिस्कस करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। वज्जी महाजनपद जो है सबसे पहला, इसी के अंतर्गत याद रखिएगा 8 जनपदों से मिलकर बना हुआ गणतंत्र व्यवस्था था ये, ठीक है। 8 जनपदों से मिलकर बना हुआ गणतंत्र व्यवस्था था, याद रखिएगा। और इसमें जो है याद रखिएगा इनमें सबसे ज्यादा जो प्रबल था, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल जो जनपद था, याद रखिएगा वो लिच्छवी था। प्रबल गणतंत्र लिच्छवी, इसका नाम मत भूलिएगा, लिच्छवी का नाम मत भूलिएगा। लिच्छवी, ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, याद रखिएगा कि इसमें जो है ज्ञात्रिक, जो मैंने आपको बताया था महावीर जो है जिस कुल से थे, ज्ञात्रिक कुल से थे, तो ये वहीं से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी इसके अंतर्गत जो है ना 2 और भी प्रबल गणतंत्र लोग थे या जनपद थे, याद रखिएगा, जिनमें एक आपका ज्ञात्रिक कुल और दूसरा विदेह कुल शामिल थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण जनपद के साथ जुड़े हुए कुल थे, याद रखिएगा, ज्ञात्रिक और विदेह। लेकिन ये चीजें आपको याद नहीं करेंगे, याद ज्यादा करेंगे किसको, आपका लिच्छवी को। लिच्छवी को पॉइंट को थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा, लिच्छवी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वज्जी के बाद जो है मल को याद रखते हैं, देखिएगा मल महाजनपद, याद रखिएगा एकमात्र महाजनपद जिसमें बौद्ध और महावीर, ठीक है, यानी बौद्ध और महावीर दोनों के क्रम पर, याद रखिएगा, यानी इनका जुड़ाव दोनों से दिखता है, यानी कि एकमात्र महाजनपद है जिसमें बौद्ध और महावीर दोनों धर्म से जुड़ा हुआ लोग दिखते हैं, ठीक है। इसका जो राजधानी है, ठीक है, मल की जो राजधानी, याद रखिएगा कुशीनारा, कुशीनारा, याद रखिएगा, यहीं पर गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुआ था, ठीक है, कुशीनारा में निर्वाण प्राप्ति हुआ था। वही महावीर को कहां प्राप्त हुआ, तो पावापुरी में हुआ था, ठीक है। तो ये क्षेत्र है आपका मल, याद रखिएगा, इसीलिए दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा पावापुरी महावीर जैन को निर्वाण प्राप्त, ठीक है, दोनों नाम याद रखिए, कुशीनारा और पावापुरी के संबंध में। इसके अलावा जो है दोनों के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा वत्स के बारे में बात करते हैं, वत्स, ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट वत्स महाजनपद, याद रखिएगा, ठीक है। तो वत्स और अवंती महाजनपद का संघर्ष, प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये संघर्ष क्या है, तो सामान्य तौर पर ये जो संघर्ष है, याद रखिएगा, इसमें एक प्रेम प्रसंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा वत्स के जो शासक थे, ठीक है, वत्स के शासक उदयन, ठीक है, अवंती की राजकुमारी, ठीक है। तो वत्स के जो शासक थे, याद रखिएगा, उदयन, और अवंती की जो राजकुमारी थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो अवंती के जो शासक थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, अवंती के शासक कौन थे, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन राजकुमारी का नाम याद रखिएगा। अवंती की जो राजकुमारी थी, ठीक है, इन्हें कहा जाता है वासवदत्ता, इनका नाम था वासवदत्ता, ठीक है। तो वासवदत्ता जो है, इनसे प्रेम हुआ और
ये जो है याद रखिएगा अवंती के शासक, ठीक है, शासक का नाम याद रख लीजिएगा, चंड प्रधोत, ठीक है, चंड प्रधोत थे इसके शासक, याद रखिएगा। उनकी पुत्री थी वासवदत्ता, और जिसका अपहरण किसने किया था, किडनैप कहते हैं इसे, याद रखिएगा, ठीक है। तो उद्यन ने क्या किया था, वासवदत्ता को अपहरण कर लिया था, किडनैप कर लिया था, और उसके बाद जो है इससे विवाह किया, कहां पर, कौशाम्बी में जाकर, ठीक है। तो याद रखिएगा वत्स की राजधानी कौशाम्बी में लाया और विवाह कर लिया इससे, और इसी प्रेम प्रसंग का उल्लेख जो है कवि भास ने अपनी रचना में, ठीक है, कवि भास ने अपनी रचना में इसका उल्लेख किया है, और इस पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, इस रचना का नाम है स्वप्न वासवदत्ता। तो ये नाम याद रखिएगा, कवि भास के द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता जो है वत्स महाजनपद और आपके अवंती महाजनपद का एक कहानी दर्शाता है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें उद्यन जो है शासक है, याद रखिएगा, कहाँ के, वत्स के, और अवंती की जो शासक है, याद रखिएगा, चंड प्रधोत, ठीक है। तो चंड प्रधोत के पुत्री को जो है अपहरण कर लेता है कौन, उद्यन कर लेता है, और अपने की राजधानी कौशाम्बी में लाकर जो है विवाह करता है, ठीक है। तो इसी पूरे प्रेम वर्षन को जो है कवि भास ने जो है अपनी रचना में लिखा है, और इसका नाम है स्वप्न वासवदत्ता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका अवंती के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिएगा अवंती के बारे में एक महत्वपूर्ण जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा आता है, याद रखिएगा, अवंती के संबंध में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, अवंती महाजनपद के बारे में। याद रखिएगा यहाँ के शासक अभी आपने पढ़ा, कौन थे यहाँ के शासक, चंड प्रधोत, ठीक है। तो चंड प्रधोत जो है यहाँ के शासक है, याद रखिएगा। एक बार क्या हुआ इनको, ठीक है, ये जो है बीमार हो गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि अवंती के संस्थापक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा अवंती के संस्थापक अच्युत गुनी, ठीक है, याद रखिएगा, ये संस्थापक है, अच्युत गुनी नाम है इनका, ठीक है। ये अवंती के संस्थापक कहलाते हैं, ठीक, अच्युत गुनी, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा सबसे प्रमुख शासक कौन है, तो चंड प्रधोत जो है सबसे प्रमुख शासक है इसमें अवंती के, ठीक है। इन्हीं की पुत्री के जो है इनका अपहरण हुआ था, ठीक है। वत्स के शासक उद्यन ने इनका अपहरण किया। लेकिन यहां पर आपको जानना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो जानना है आपको, संस्थापक का नाम तो आपको याद रखना ही है, लेकिन शासक का नाम याद रखिएगा चंड प्रधोत। और इनको जो है एक बार बीमारी हो गया था, कौन सी बीमारी, इसे कहा जाता है पांडु रोग, ठीक है, या फिर कहते हैं सामान्य तौर पर पीलिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको एक बीमारी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और तब जाकर जो है याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर होता है, क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब इनको पीलिया की बीमारी होती है, याद रखिएगा, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, ठीक है। तो बिंदुसार ने अपने राजवैद्य को नाम था क्या, जीवक। ये एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा, कि बिंदुसार के राजवैद्य का नाम क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये नाम आपको याद रखना है, जीवक का नाम। ये राजवैद्य थे और इनको इसको ठीक करने के लिए भेजा था, याद रखिए किसने, बिंदुसार ने। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंड प्रधोत के बीमार होने पर उनकी सहायता किसने की थी, तो बिंदुसार ने किया था, ठीक है। मौर्य वंश के बिंदुसार ने किया था, याद रखिएगा। इन्होंने अपने राजवैद्य जो है जिसका नाम जीवक है उसको भेजा था चंड प्रधोत की सेवा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज के लिए सबसे ज्यादा इसको पॉइंट करना चाहूं तो सबसे पहला नंबर दूंगा इंपॉर्टेंट के तौर पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जीवक का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बिंदुसार के राजवैद्य का नाम क्या है, जीवक का नाम मत भूलिएगा। और दूसरा कि चंड प्रधोत की सेवा किसने की थी, उसके पीलिया या पांडु रोग होने पर जो है जीवक ने, ठीक है। तो जीवक ने जो है
इसको ठीक किया था, लेकिन सपोर्ट किया था किसने? बिंदुसार ने भेजा था, क्योंकि ये राजा थे मौर्य वंश के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अवंती की 2 राजधानियां थी, याद रखिएगा। अवंती की 2 राजधानियां, कैपिटल, एक राजधानी है आपका उत्तर की राजधानी और एक है आपका दक्षिण की राजधानी। ठीक है, तो ये आपने सुना भी होगा, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी राजधानी को उज्जैन कहा जाता था या उज्जैनी कहा जाता था, और दूसरा था आपका दक्षिण की राजधानी महिष्मती। ठीक है, तो बाहुबली मूवी देखा है आपने, बस उसी क्षेत्र को डेवलप किया गया, याद रखिएगा, महिष्मती के नाम से। तो महिष्मती जो नाम है ना, ये था अवंती की राजधानी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था अवंती के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अवंती के बाद जो है कौशल की बात करते हैं, देखिएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, इससे जुड़े हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यानी 16 महाजनपदों में कुछ ऐसे महाजनपद हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वज्जी के बारे में पूछा जाता है, वैशाली के संबंध में पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है आपके स्वप्न वासवदत्ता के बारे में पूछा था कि किसकी रचना है। ठीक है, जीवक के बारे में पूछा था किसका राजवैद है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन ऐसे ही प्रकार के बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कोसल महाजनपद। इतिहास पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है, याद रखिएगा, धीरे पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, क्योंकि एक बार इतिहास अच्छे से पढ़ लिया, आपके पास प्रॉपर इसके नोट्स होंगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक आपने इसको याद कर लिया है, तो जितने भी प्रयास आप इतिहास के साथ करेंगे, यकीन कीजिए हर बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर एक फैक्ट को आप ध्यान देके हुए पढ़ते चले जाएं और सभी चीजों को याद करते चले जाएं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, कौशल के बारे में याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ठीक है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, याद रखिएगा, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो नगर है, याद रखिएगा। ठीक है, श्रावस्ती तो महत्वपूर्ण नगर है ही, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण नगर जिसका नाम आपने सुना हुआ है पहले से ही, दूसरा महत्वपूर्ण नगर है इसका अयोध्या, जिसको आप किससे जोड़ते हैं? रामायण से। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो नगर है वो अयोध्या है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका प्रमुख शासक जो है, ठीक है, यानी कौशल महाजनपद का प्रमुख शासक, याद रखिएगा, वो है आपका प्रसन्नजीत। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कौशल महाजनपद के लिए, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण शहर जो है अयोध्या है, और इसका प्रमुख शासक किसका? कौशल महाजनपद का प्रमुख शासक जो है वो कौन है? प्रसन्नजीत है, याद रखिएगा। और ये बुद्ध का समकालीन है, ये भी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के समकालीन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का समकालीन कौन है? ध्यान रखिएगा, प्रसन्नजीत के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा हाँ, ये समकालीन है, और ये मान्यता के साथ गौतम बुद्ध के साथ कहीं ना कहीं कंबाइन में कुछ ना कुछ जो है इनसे जैसे मानने की बात आती है कि कौन सा धर्म मानना है या कैसे चलना है, तो जो विस्तार हुआ, धर्म का जो विस्तार हुआ, उसमें प्रसन्नजीत का नाम भी आता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उस समय में, उस समकालीन में जो कौशल क्षेत्र में थे। ठीक है, देखिए मैं राजा हूं, और अगर मान लीजिए कोई मेरे एरिया में आकर धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, तो मेरे बिना नहीं कर सकता वो। अगर मैं प्रसन्नजीत हूं और गौतम बुद्ध आकर मेरे यहाँ प्रचार प्रसार करना चाहते हैं धर्म का, तो मैं जब तक उनके अलायंस में नहीं आऊंगा, मैं उनको नहीं मानूंगा, तब तक मैं उनको कैसे करने दूंगा? इसका मतलब है मैं भी उस धर्म को मान रहा हूं। ठीक है, इसलिए जो है प्रसन्नजीत के बारे में कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और चूंकि इनमें इन्हीं के सबसे ज्यादा उपदेश दिया गया है, तो समझिए कि गौतम बुद्ध का प्रभाव इनके ऊपर कितना ज्यादा होगा, है ना। तो गौतम बुद्ध का प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा था, और यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो है उपदेश भी यहाँ दिए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट महाजनपद
गंधार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए गंधार जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो महाजनपद है, ठीक है, गंधार महाजनपद, जिसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, सुगंध। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सुगंध। और याद रखिएगा गंधारी यहां की राजकुमारी थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? हस्तिनापुर के शासक धृतराष्ट्र के साथ इसका विवाह हुआ था। याद रखिएगा गंधारी का विवाह। ठीक है, तो गंधारी का विवाह जो है हस्तिनापुर के शासक जो है धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि पुराणों में, ठीक है, पुराणों में जो है, याद रखिएगा, दो पुराण है जो महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारी मिलता है इसमें। ठीक है, तो गंधार नरेशों को जो है कौन से दो पुराण में जानकारी मिलता है इनके बारे में? तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण में। ठीक है, मत्स्य पुराण और वायु पुराण में जो है यह जानकारी मिलता है कि जो गंधार नरेश थे उनको द्रुहु बताया गया है, द्रुहु। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, द्रुहु वंश के लोग कौन थे? गंधार नरेश थे। ठीक है, द्रुहु वंश के लोग, याद रखिएगा, तो इनको द्रुहु वंश कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसी में जो है ययाति का नाम बहुत ज्यादा प्रमुख है। याद रखिएगा ययाति, ठीक है, क्योंकि द्रुहु के ही 5 पुत्र थे और उसी में से एक पुत्र था, याद रखिएगा, ययाति। ठीक है, फिर ययाति के 5 पुत्र थे, याद रखिएगा, ये आगे जाकर इतिहास में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ययाति के बारे में आप आगे सुनेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा द्रुहु वंश के माने जाते हैं कौन? गंधार नरेश, और इसी में से एक व्यक्ति था, याद रखिएगा, एक पुत्र था ययाति। ठीक है, द्रुहु के 5 पुत्र थे और उसका एक पुत्र जो है ययाति कहलाता था, और इसके फिर से 5 पुत्र हुए ययाति के। ठीक है, अब इनमें जो 5 पुत्र हैं, याद रखिएगा, उनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि इसी में से, ठीक है, इसी 5 पुत्रों को जो है हमारे वेदों में पंचनद कहा गया है। ठीक है, तो पंचनद के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, इन्हीं वेदों में पंचनद कहा गया है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है, याद रखिएगा, पुरुषपुर। ठीक है, जो पेशावर है, वर्तमान में जो पेशावर है, याद रखिएगा, ठीक है, या तक्षशिला का जो क्षेत्र है उसकी राजधानी है, याद रखिएगा, पुरुषपुर या पेशावर, जो वर्तमान में नाम है, याद रखिएगा, और तक्षशिला। ठीक है, तो ये राजधानी है गंधार की, याद रखिएगा। ठीक है, इसका अस्तित्व जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर आपके 12वीं ईसा पूर्व तक आता है, याद रखिएगा, 11वीं सदी तक इसका अस्तित्व दिखता है गंधार का। उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद गंधार का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल जीरो में चला जाता है, इसके बारे में जानकारी फिर नहीं मिलती है। मैं आपको यहाँ पर 3-4 फैक्ट याद करने के लिए बोलूंगा, फिर से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि गंधार जो महाजनपद है, याद रखिएगा, भारत से बाहर अफगानिस्तान क्षेत्र में है। ठीक है, तो अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान और आपका ईरान का क्षेत्र, ठीक है, उनका विस्तार जो है इस क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। तो गंधार का जो क्षेत्र, याद रखिएगा, उस गंधार में इंपॉर्टेंट है गांधारी, जो कि राजकुमारी थी, याद रखिएगा, हस्तिनापुर के शासक के द्वारा के साथ जो इनका विवाह हुआ। लेकिन गंधार के बारे में ध्यान रखिएगा कि मत्स्य पुराण और वायु पुराण में जो है, ठीक है, गंधार नरेशों को क्या कहा गया है? द्रुहु वंशज बताया गया है, द्रुहु वंशज। ठीक है, अब इसी द्रुहु वंशज के साथ आपको जोड़कर याद रखना है कि इनके 5 पुत्र हुए थे। ठीक है, और उन्हीं 5 पुत्रों में याद रखिएगा ययाति एक पुत्र था, और उसके 5 पुत्र जो हुए, ययाति के 5 पुत्र हुए, उसी को पंचनद कहा गया है। यानी वेद में इनको पंचनद कहा जाता है, याद रखिएगा, वेद में इन्हें पंचनद कहा गया है। यही आपको याद रखना है कि पंचनद जो है इनका विस्तार कहां से हुआ है? तो द्रुहु वंश से हुआ है, याद रखिएगा। और ये पंचनद कौन है? तो ययाति के पुत्र, याद रखिएगा। ठीक है, ययाति के पुत्र पंचनद के तौर पर जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका कंबोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा कंबोज जो है
पेशावर जो है वर्तमान में पुरुषपुर को पेशावर बोलते हैं। पुरुषपुर, पहले पुरुषपुर नाम था, उसके बाद उसको पेशावर बोला गया। ठीक है, तो पेशावर जैसे कई बार ऐसा देखिएगा आप कि जैसे जैसे वहां पर जिस प्रकार के राजा जो धर्म मानते हैं उस धर्म के अनुसार उस जगह का नाम कर देते हैं। ठीक है, तो पहले पुरुषपुर था, बाद में क्या बन गया वो पेशावर। जैसे इलाहाबाद का नाम क्या हो गया अभी, प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद कब था, तो अंग्रेजों के टाइम पे से जो है वो इलाहाबाद चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया। उसी प्रकार जो पुदुचेरी सॉरी आपका पोर्ट ब्लेयर है, अभी नाम कर दिया गया बदल के श्री विजयपुरम। ठीक है, तो इस प्रकार से नाम बदलता रहता है, याद रखिएगा, शासक जैसा रहेगा वैसा नाम बदल जाता है वहां का। ठीक है, तो वहां पर जो है पहले पुरुषपुर नाम था, अभी वर्तमान में क्या हो गया इसका नाम पेशावर और तक्षशिला के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका कंबोज। कंबोज महाजनपद। ठीक है, देखिए जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस पूरे 16 महाजनपदों में सबको कम से कम 12-13 के बारे में आपको याद रखना है, 12-13। ठीक है, 12-13 में वही जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स नजर आते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी सभी का नाम तो प्रॉपर 16 याद रखना पड़ेगा, अस्मक, गंधार, वत्स, मल, वज्जी, ठीक है, कौशल, सभी का नाम आपको प्रॉपर याद रखना है। तो ध्यान रखना है कि सभी के नाम आपको पता हो, लेकिन कुछ फैक्ट्स आते हैं, याद रखिएगा, महाजनपद क्वेश्चन। ठीक है, उन पर फोकस करेंगे। देखिएगा तो कंबोज जो है, याद रखिएगा, इसका विस्तार के बारे में पूछा था, याद रखिएगा। ठीक है, कंबोज का विस्तार कहां से कहां तक था, कश्मीर से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक इसका विस्तार है, याद रखिएगा। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने कंबोज जनपद को, याद रखिएगा, या महाजनपद को अशोक का सीमावर्ती क्षेत्र बताया है। ठीक है, तो मौर्य काल में जो अशोक है, याद रखिएगा, उसके सीमावर्ती क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है किसको, कंबोज को। कहां से कहां तक विस्तार है, कश्मीर से लेकर हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, यहां पर देखिएगा हिंदू कुश पर्वत के बारे में हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा। देखिए ये कश्मीर का क्षेत्र है, ये हिस्सा कश्मीर का है, और यहां से उत्तर की तरफ जाएंगे आप तो यहां उत्तर में, ठीक है, जैसे ही बाहर जाएंगे हिंदू कुश पर्वत यहां उत्तर में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो कश्मीर और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहां से ये कश्मीर हो गया और कश्मीर से आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्र, तो ये वाला जो हिस्सा है, याद रखिएगा, ये कंबोज का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो कंबोज है, अब देखिए ऐसे में ये कंबोज यहां लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ये जहां तक इसका विस्तार होता है, तो यहां से आपका ये देखिए आप, ये मगध देखिए, मगध है ये, तो मगध में क्या हुआ था, मगध के बारे में आप अभी आप आगे पढ़ेंगे कि मगध का उत्कर्ष जब होता है, ठीक है, यानी मगध जो है ये पूरी तरीके से ऑरिजिनेट होता है प्रॉपर तरीके का, और अपने एरिया को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, विस्तार करता है। तो जब यहां से विस्तार करेगा तो अवंती को जीतेगा, काशी, चेदी, जीते जीते जो है पूरा का पूरा अवध या मगध क्षेत्र जो है ना, इस प्रकार से फैल जाएगा और कंबोज का बॉर्डर लेयर कर लेगा अपने पास। ठीक है, फिर दोनों पड़ोसी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अभी मगध यहां पर है, ठीक है, और जब ये शासक बनेगा, याद रखिएगा, अशोक बनेगा, अशोक से पहले ही जैसे ही आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है दक्षिण भारत को छोड़कर, कुछ क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र को उसने जीत लिया था। ठीक है, अब जीतने के बाद क्या हुआ, पूरा भारत का हिस्सा जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आता था, याद रखिएगा, मौर्य काल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था इसका। ठीक है, तो ऐसे में जो गौतम बुद्ध है, याद रखिएगा, उन्होंने कहा था कि कंबोज के साथ हमारा क्या लगता है, बाउंड्री लगता है। ठीक है, तो ये बताया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो कंबोज जो है ना आपका जम्मू कश्मीर से लेकर आपका हिंदू कुश पर्वत, यानी भारत के बाहर तक उसका एरिया हुआ करता था। ठीक है, यानी अफगानिस्तान, ये देखिए अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो ये हिस्सा देखिए, ये आपका पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया, और ये देखिए यहां से जो है ना अफगानिस्तान है, ये देखिए अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये जो हिस्सा है ये रहा श्रीनगर। ठीक है, यहां से बाहर निकलेंगे तो ये वाला जो हिस्सा बनेगा आपका हिंदू कुश पर्वत वाला, ये बाहर भारत के बाहर के क्षेत्र में बनता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कंबोज जो है पूरा विस्तृत है, यहां से लेकर पूरा इस एरिया में आता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कंबोज का एरिया याद रखिएगा, हिमालय से सॉरी कश्मीर से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक इसका विस्तार था। ठीक है, इसके दो प्रमुख नगर थे, याद रखिएगा, जो कि कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, दो प्रमुख नगर
एक है आपका नंदीपुर और दूसरा है आपका राजपुर। ठीक है, नंदीपुर और राजपुर जो है इसके दो प्रमुख थे, नगर थे, याद रखिएगा, आपके कंबोज के। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा कुरु महाजनपद की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है किसके लिए? महाभारत काल के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी क्षेत्र में जो है, किस क्षेत्र में? हाँ, इसी क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ था, इसी क्षेत्र में हुआ था, इसी के क्षेत्र में। ठीक है, तो कुरु जनपद महाजनपद के अंतर्गत ये लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा, जो कि 18 दिन तक चला था। ठीक है, अब देखिएगा इसका विस्तार कहां से कहां तक था। ठीक है, तो जो कुरु थे, याद रखिएगा, ठीक है, महाभारत काल में जो इनका विस्तार था, बेसिकली महाभारत काल की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा कि महाभारत काल में जो इनका विस्तार था वो हिंदू कुश के आगे से लेकर कश्मीर तक जो है इनका विस्तार माना जाता है। बाद में जो है पांचालों ने इसमें आक्रमण करके अपना विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा महाभारत काल की बात है, इसलिए हम जिसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो अभी कंबोज का जो विस्तार है, ठीक है, उससे पहले उसका विस्तार था, इसका कुरु का विस्तार था वो। ठीक है, कहां से कहां तक? ध्यान रखिएगा, कश्मीर के पूर्व से हिंदू कुश पर्वत तक इसका विस्तार था महाभारत काल में। लेकिन बाद में पांचाल ने आक्रमण करके, ठीक है, क्षेत्र को छीन लिया था। इसके बाद जो है कुरुओं का जो शासन था वो कमजोर हुआ था, याद रखिएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे यहां पर, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं इसके अंतर्गत, देखिए ये कुरु और ये पांचाल, ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि इनका जो विस्तार, देखिए यहां से जो है ना, इनका विस्तार ऐसे था, तो ये जो विस्तार था पहले ऊपर तक था, लेकिन धीरे धीरे जो है पांचालों ने क्या किया था, आक्रमण करके इसका विस्तार जो है छीन लिया और कुरु को जो है सिमट दिया, यानी कि कम, उनका जो एरिया था वो लिमिटेड हो गया उसके बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पांचाल और कुरुओं के मध्य जो है संघर्ष चला था एक समय में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो राजधानी है वो है आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पहले जो है हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी, बाद में इंद्रप्रस्थ को इसकी राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कुरु महाजनपद काल के लिए। ठीक है, महाजनपद के लिए। इसके बाद आता है आपका पांचाल। ठीक है, देखिएगा पांचाल के बारे में, पांचाल महाजनपद। ठीक है, पांचाल महाजनपद जो है, इनके बारे में आप तीन बातें समझिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, तो याद रखिएगा इसका पांचाल नाम का सबसे पहले बार जो है उल्लेख मिलता है कहां पर? यजुर्वेद में। यानी पांचाल शब्द की उत्पत्ति या पांचाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और किसमें? तैत्तिरीय में, तैत्तिरीय संहिता, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहली बार जो है इनका उल्लेख होता है पांचाल का। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता में। और किस रूप में मिलता है? तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है कपिला, कपिला रूप में इनका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, पांडिनी के अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, रचना किया था किसने? पाणिनि ने। तो इसमें भी उसका उल्लेख मिलता है, याद रखिए, किसका? पंचाल का।
ठीक है। ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, हालांकि ये रेलवे में थोड़ा सा पूछा था, याद रखिएगा, कि सबसे ज्यादा दुश्मनी पांचाल की किसके साथ थी, तो कुरु के साथ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इनके मध्य जो है लड़ाई चलती रहती थी, याद रखिएगा। द्रौपदी कहाँ की थी, पांचाल की राजकुमारी थी, याद रखिएगा, पांचाल की राजकुमारी। ठीक है, इसलिए इसको पंचाली कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो पांडव की जो पत्नी थी द्रौपदी, ठीक है, इनको याद रखिएगा कि ये पांचाल की राजकुमारी थी, इसलिए पंचाली कहा जाता था। और सबसे ज्यादा जो है संघर्ष चलता था किसके साथ, कुरुओं के साथ चलता था इनका। ठीक है, तो पंचाल के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचाल के बाद चेदी। ठीक है, चेदी। तो देखिएगा चेदी महाजनपद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिएगा, चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या है, सुक्तिमती, राजधानी सुक्तिमती। और यहाँ का एक शासक था जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि क्यों, विलन के तौर पर माना जाता है। ठीक है, विलन। तो देखिएगा इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, शासक के तौर पर, तो नाम आपको पता होगा, शिशुपाल। यहाँ का शासक था शिशुपाल। ठीक है, और आपको जानकारी होगा इसका वध किसने किया था, कृष्ण ने इसका वध किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, शिशुपाल को कुछ आज़ादी मिली हुई थी, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक आज़ादी को बर्दाश्त न कर पाया, ठीक है, और गालियों के बौछार के साथ तो जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया, याद रखिएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, शिशुपाल जो है शासक था कहाँ का, चेदी का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चेदी नरेश के तौर पर जाना जाता है किसको, शिशुपाल को, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो महाभारत काल के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद। ठीक है, अब सूरसेन महाजनपद के लिए एक बात आपको याद रखना है कि सूरसेन महाजनपद जो है यदुवंशियों के लिए, यानी यहां पर कौन थे, यदुवंशी राजाओं या यदुवंशियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान, यानी यह कहा जा सकता है कि सूरसेन जो था यहां पर कौन निवास करते थे, यदुवंशी निवास करते थे। ठीक है, इनकी राजधानी थी आपकी मथुरा। ठीक है, ये राजधानी थी, और मुख्य तौर पर याद रखिएगा जो कृष्ण का संबंध जो मिलता है इसी सूरसेन से मिलता है। ठीक है, सूरसेन क्षेत्र से मिलता है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण का संबंध इसी सूरसेन क्षेत्र से मिलता है। और आपको एक बात और याद रखना है यहां पर, ठीक है, कि इसका जो उल्लेख है, ठीक है, मेगास्थनीज का नाम याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है याद रखिएगा इसके इंडिका में मिलता है, इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है, तो इसका उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज के इंडिका में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सूरसेन के बारे में, सूरसेन महाजनपद का जो उल्लेख है वो मेगास्थनीज के इंडिका में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अंतिम है आपका काशी। ठीक है, तो देखिएगा काशी के बारे में, काशी महाजनपद, देखिएगा इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी, ठीक है, और इसे दूसरे नाम से जो जाना जाता था, याद रखिए, काशी के नाम से जाना जाता था। कई बार काशी वाराणसी जो है एक ही संबंध से जुड़ता है, याद रखिएगा, दोनों का नाम एक ही था, है ना। तो ऐसे में याद रखिएगा मुख्य तौर पर जो है इसका जो उल्लेख है पहली बार, याद रखिएगा, या ऐसा कहा जाता है, याद रखिएगा, कि वाराणसी जो है बहुत ज्यादा फेमस था, याद रखिएगा। ठीक है, वाराणसी को जो है बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, धर्मशास्त्र में सबसे ज्यादा फेमस जगह जो है वाराणसी को माना जाता है, याद रखिए, काशी को माना जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है ना सबसे पहली बार जो है हरिवंश पुराण या हरि पुराण में भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है काशी या वाराणसी का। ठीक है, ठीक है, तो
अगर काशी को किसने बसाया था तो ध्यान रखिएगा इसके संस्थापक का नाम था कास, ठीक है। और कास के पुत्र क्या कहलाए? काशी, ठीक है। क्षेत्र का नाम पड़ गया काशी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो कास जो है ना, ये शासक का नाम था, संस्थापक का नाम था काशी के संस्थापक कास, ठीक है। अब अंतिम तौर पर याद रखिएगा अस्मक जो है, इसको ध्यान दीजिएगा अस्मक के बारे में। अस्मक महाजनपद, ठीक है। तो देखिए अस्मक जहां महाजनपद जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, याद रखिएगा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। कहां पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। राजधानी, इसकी जो राजधानी है याद रखिएगा प्रतिष्ठान या पोतन, ठीक है। यह है आपका आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस अस्मक के बारे में याद रखिएगा प्रतिष्ठान, ठीक है। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी राजधानी जो है पोतन, हाँ पूरा नहीं, वो तो पूरा विस्तार है ना, कहीं पर भी हो सकता है। देखिए महाजनपद अब जब हम बोल रहे हैं और सिर्फ 16 है, अभी जैसे हम राज्य की बात करते हैं तो 28 राज्य हमारे पास सामान्य तौर पर है भारत में, है ना। तो 28 राज्य कितने बड़े बड़े हैं? काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो सिर्फ जनपद महाजनपद होगा कितना बड़ा होगा? सिर्फ 16 है, सोचिए देखिए कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो एरिया बस बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश मुख्य था, बाकी आसपास का क्षेत्र को लेके बैठा हुआ था ये, ठीक है। क्योंकि पूरा एरिया खाली है, कहीं पर कोई जानकारी और मिल नहीं रहा है। अब इसके बारे में हमको इतिहास में जानकारी मिल रही है, अंगुत्तर निकाय मिल रही है। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध साहित्य है, याद रखिएगा, साहित्य में लिखा गया कि भारत में इतने बड़े बड़े एरिया थे, याद रखिएगा, और इतने बड़े क्षेत्र को हम महाजनपद कहते थे, ठीक है। उसमें इतने सारे लोग शामिल थे इसमें, ठीक है। तो उस समय की जो घटना है नगरीकरण, यानी कि पहली बार जो है ना हम लोग शामिल होकर एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर रहे थे। इससे पहले तक क्या था? इससे पहले तक हम लोग धर्म से जुड़े हुए एरिया वाइज डिवाइड थे, पूरी तरीके से अलग अलग रहते थे, कबीले लोग थे, 10-10 लोग करके अलग अलग रहते थे, ठीक है। लेकिन जब अब शुरुआत होती है महाजनपद काल की, तो हमने क्या किया? ग्रुप करना स्टार्ट कर दिया। अब ग्रुप करना स्टार्ट किया और कृषि भी अच्छा हो गया, तो हमने क्या किया? वाणिज्यिक में, ठीक है, मार्केट में अच्छा काम किया, याद रखिएगा। यानी जो हमारा एग्रीकल्चर है वो अधिशेष होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ इसमें। सरप्लस प्रोडक्शन के साथ क्या हुआ कि हमारी वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ी तो प्रोडक्शन के साथ हमने उसको क्या किया? मार्केटिंग करना चालू कर दिया, ठीक है, वाणिज्य। अब उसके बाद जैसे ही पैसे आने लगे, तो पैसा आया तो हमने गांव की जगह पर कहां शिफ्ट हो गए? नगर, अर्बन एरिया डेवलप कर लिया। तो इस तरीके से महाजनपदों का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से महाजनपद जो है 16 महाजनपदों में बढ़ गए थे और बड़े बड़े महाजनपद आ गए, याद रखिएगा। अब यहीं से हमको इसके संघर्ष को पढ़ना है, यहीं से राजाओं के प्रवृत्ति को सीखना है कि अब कौन कौन से राजा कब कब आएंगे। अब एक एक करके जो है ना आपस में लड़ेंगे, एरिया डेवलप करेंगे, और उसके बाद जो है राजा पे राजा आते जाएंगे, तो पता चला जाएगा, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है राजाओं की कहानियों की, ठीक है। अभी तक जो है आपने धर्म पढ़ा, ठीक है, संस्कृति पढ़ा, कल्चर पढ़ा, ठीक है, आपका सिविलाइजेशन पढ़ा, सभ्यता पढ़ा, लेकिन यहां से शुरुआत होती है अब राजाओं की कहानी। अब इसमें जो है ना एक से राजा आएंगे, फिर दूसरा राजा, उस राजा को वो दूसरा राजा मारेगा, ठीक है, उसके बाद नया वंश स्थापित करेगा, फिर दूसरा राजा आएगा। तो इस तरीके से कहानी अब भारत के क्षेत्र में इतिहास की शुरुआत होती है। यानी अगर आप एक्चुअल भारत का जो इतिहास है, जब राजाओं या किंग के बारे में आपको पढ़ना होगा, उसकी शुरुआत महाजनपद काल से होती है, ठीक है। तो अब हम उस पायदान पे पहुंच चुके हैं जहां पर भारत के राजाओं के बारे में सुनेंगे, उनके वंश के बारे में सुनेंगे कि किस कुल के थे, किस वंश के थे, और उन्होंने क्या क्या काम किया है भारत के क्षेत्र में, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे की कहानी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको याद रखने हैं प्रॉपर, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। एक एक करके थोड़ा प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने सारे फैक्ट इसमें बता दिए हैं, महाजनपद काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे कुछ बताया मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद काल क्या काल है, कैसे आया? तो 6वीं बीसी में जो है, ठीक है, तो 6वीं बीसी के समय जो है, याद रखिएगा, इस काल का, ठीक है, 6वीं शताब्दी के समय, याद रखिए 6वीं शताब्दी जरूर कहना है, क्योंकि 600 बीसी में चल रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, 600 बीसी में, 6वीं शताब्दी मतलब 600 बीसी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो महाजनपद काल की शुरुआत कहां से होती है? 600 बीसी से होती है, याद रखिएगा, ठीक है। 16 महाजनपद की राजधानी पढ़ा हमने और उसकी विशेषताओं को पढ़ा हमने, ठीक है। इसमें एक एक करके जो है थोड़ा सा प्रॉपर याद रखिएगा महाजनपद काल के संबंध में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं।
और ये तो प्रॉपर याद रखिएगा, क्योंकि ये याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये याद नहीं करते हैं तो समझिए कि इतिहास का एबीसीडी आपको याद नहीं है। ये बेसिकली इतिहास का एबीसीडी याद रखिएगा। जैसे हम इंग्लिश को पढ़ने के लिए पहले एबीसीडी उसकी याद करते हैं या पता रहता है हमको कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसी प्रकार इतिहास शुरुआत हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो उसकी एबीसीडी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपस में लड़ेंगे, फिर नया राजा वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर राजाओं का कहानी शुरुआत होता है यहाँ से। कई बार आप सुनेंगे कि मगध के जो राजा थे उसने अवंती को हराया, ठीक है, पता ही नहीं अवंती कहां पर है, कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, सभी 16 महाजनपदों को याद रखिएगा कि वत्स जो है कहां पर है, कौशाम्बी कहां है, ठीक है, काशी का वाराणसी, मगध का राजगृह, अंग का चंपा, मल्ल का कुशीनगर, वज्जी त्रिहूत क्षेत्र, ठीक है, वैशाली का क्षेत्र, कौशल, श्रावस्ती, पंचाल, अरिछत्र, ठीक है। तो ये जो है आपको प्रॉपर याद रखना होगा, ठीक है। बाकी लगभग मैं महत्वपूर्ण जो महाजनपद है उनके बारे में डिस्कस किया हूं मैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों पर। कल से हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, कल का हेडिंग रहेगा हमारा मगध का उत्कर्ष। ये मगध का उत्कर्ष क्या है, ध्यान रखिएगा। अब इन 16 महाजनपदों में आपसी संघर्ष पैदा होगा और जो महाजनपद सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो दूसरों पर आपका क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है, डोमिनेशन लाएगा। और डोमिनेशन लाएगा तो यहीं पर राजा आ जाएंगे, याद रखिएगा। अभी हमने जस्ट वैदिक काल में पढ़ा था कि पूर्व का राजा को क्या कहते हैं, पश्चिम के राजा को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से राजा सम्राट बन जाएगा, याद रखिएगा। और इसीलिए जो है अशोक को क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं, क्योंकि उसने जो है भारत के पूर्व जीता हुआ था, इसलिए सम्राट कहलाया था, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है आगे जाकर आपको समझने में आसानी होगी अगर आपने यहां से अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। चलिए